हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या है, क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और टाइम सीरीज में इसको कहाँ पर यूज करते हैं। जो पहले के वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि हमारा टाइम सीरीज का डेटा कैसा होता है। हमने दूसरे वीडियो में अपने देखा कि टाइम सीरीज के डेटा को कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम टाइम सीरीज डेटा से मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड हर एक चीज को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले तो गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए मूविंग एवरेज। ओके, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज कि मूविंग एवरेज के कितने टाइप्स होते हैं। सो मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। सो जो पहला टाइप है मूविंग एवरेज का वो है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। जो दूसरा टाइप होता है मूविंग एवरेज का, जो हम कैलकुलेट करते हैं और कर सकते हैं, वो कहलाता है कम्युलेटिव मूविंग एवरेज। ओके, कम्युलेटिव मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो तीसरा टाइप है मूविंग एवरेज का जो कि बहुत ज्यादा यूज भी होता है, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर तीन टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं। तो पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है कम्युलेटिव मूविंग एवरेज, तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। और आप कई जगह पे वेटेड शब्द नहीं देखेंगे, कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। तो ये भी सेम ही चीज होता है। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज आप कुछ भी बोल सकते हैं। राइट, तो अभी हम समझने का कोशिश करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी एक एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिसके लिए अपन ये मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है स्मूदनिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्मूदनिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? वो स्मूदनिंग का कॉन्सेप्ट है, स्मूदनिंग ऑफ डेटा। एंड जो अपन पढ़ रहे हैं मूविंग एवरेज, वो अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्मूथनिंग ऑफ द डेटा के लिए। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे इस बारे में भी कि स्मूथनिंग क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। एक्चुअली में स्मूथनिंग जो होता है, जो ग्राफ लाइक दिखता है, वो कैसा दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग एवरेज। सो सारा बातें हम करेंगे यहाँ पे स्मूथनिंग को लेके भी। एंड मैं काफी सारे पॉइंट मेंशन करूंगा जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज से। ओके, एंड साथ में हम उसकी ये स्मूथनिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे कम्युलेटिव मूविंग एवरेज का, देन एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज का। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बिलीव मी गाइस, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल मूविंग एवरेज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी देखिए जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें टर्म्स आ रहे हैं, कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं। जैसे कि पहला जो टर्म है यहाँ पे वो है एवरेज। दूसरा जो टर्म है वहां यहाँ पे वो है मूविंग। ठीक है, सो अपन ये दोनों टर्म्स को डिकोड करने का ट्राई करते हैं तो अपन को सिंपल मूविंग एवरेज अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गाइस, एवरेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ, लेट से अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ कि ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। मेरे पास 10 है, मेरे पास 12 है, ओके, मेरे पास 15 है, 13 है, 11 है। ये मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट है। अभी आप मुझे इसका एवरेज निकाल के दीजिएगा।
तो आप कैसे इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। सो द फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर, ठीक है। तो सम क्या होगा इसका, सम होगा 10, 12, 15, 13, 11। एंड अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं, कितने नंबर है टोटल, टोटल 5 नंबर है, तो इसको अपन किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। तो लेट से इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं अपन। तो इसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो साथ साथ अपन कैलकुलेट भी कर पाएंगे। मैं पहले लिख देता हूँ 10, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15, उसके बाद होगा अपना 13, एंड फिर होगा अपना 11, ठीक है। तो अपना वैल्यू आया टोटल 61। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 12.2। तो मेरा एवरेज क्या होगा यहाँ पे, मेरा जो एवरेज आएगा वो आएगा 12.2, ठीक है। अभी ये तो आपको समझ आ गया, ये तो बहुत इजी है, एवरेज तो हर कोई जानता है कैलकुलेट करना, राइट। अभी अपन बात करते हैं मूविंग का, यहाँ पे कि मूविंग का क्या मतलब है। तो मूविंग का मतलब क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको, अगर आप ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, ठीक है। तो मूविंग क्या होता है, मैं आपको मूविंग का एक डेफिनेशन देता हूँ। आ, इसमें क्या लेते हैं मूविंग में, अपन अपन विंडोज साइज डिसाइड करते हैं, राइट। क्या डिसाइड करते हैं अपन, विंडोज साइज डिसाइड करते हैं, डिसाइड विंडो साइज। तो मैं लिख देता हूँ विंडो साइज, ओके, लेट मी राइट इट डाउन अगेन। डिसाइड, फर्स्ट डिसाइड द विंडो साइज, ठीक है। फर्स्ट डिसाइड द विंडो साइज। आपको क्या करना है, पहले तो आपको विंडो साइज डिसाइड करना है, उसके बाद अपन को क्या करना है, विंडो साइज डिसाइड करने के बाद आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेशन। सो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको विंडो साइज डिसाइड करना है, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सनी ये विंडो साइज क्या होता है और इसका क्या मीनिंग हुआ विंडो साइज का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ विंडो साइज का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसी के ऊपर अपन परफॉर्म करके देखेंगे। तो मेरा जो डेटा पॉइंट्स है वो है 10, 12, 15। लेट से मैंने 13 भी ले लिया, 11 भी ले लिया, 14 भी ले लिया, 16 भी ले लिया। तो ये मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नए पेज पे इसको कॉपी कर लेता हूँ वहां पे, और मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया हुआ है एक नए पेज पे, एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तो क्या होगा, आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को डे वाइज लिख देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरा डे 1 का डेटा है जो मैंने 10 लिया हुआ है, ये मेरा डे 2 का डेटा है जो मैंने 12 लिया हुआ है, ये मेरा हुआ डे 3 का डेटा जो कि 15 है, ठीक है। ये है मेरा डे 4 का डेटा जो कि 13 है। यहाँ पे मैं अपना डे 5 का डेटा ले लेता हूँ, डे 6 का ले लेता हूँ, एंड डे 7 का, बिकॉज मेरे पास कितना पॉइंट है, मेरे पास जो टोटल पॉइंट है वो है 7, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 11, 14 एंड 16, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक टाइम सीरीज डेटा, राइट, मेरा एक टाइम सीरीज डेटा रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद क्या करना है गाइस, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को ना ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ, तो क्या होगा, आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो मैं वाई एक्सिस पे तो लेता हूँ मेरा सेल्स डेटा, ठीक है, सेल्स डेटा। और जो मेरा एक्स एक्सिस है वहां पर मैं क्या लेता हूँ, वहां पर मैं लेता हूँ डेज, ठीक है। तो देखो, जो मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा होगा डे फर्स्ट, यहाँ पे मेरा होगा डे सेकेंड, यहाँ पे होगा मेरा डे थर्ड, फिर होगा मेरा डे 4, डे 5, डे 6, और जो मेरा लास्ट में होगा वो होगा डे 7, ठीक है। अभी मैं डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो पहले मेरा क्या है, लेट से मेरा D1 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 11 से लेके 16 तक का पूरा लिख देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो अभी देखिए, जो मेरा पहला डेटा पॉइंट है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 कहाँ होगा, अराउंड यहाँ होगा, मैं मान लेता हूँ ये मेरा 10 है। अभी जो मेरा नेक्स्ट डेटा पॉइंट है वो कहाँ है, 12, तो मेरा यहाँ होगा अराउंड, ठीक है। मैं मान रहा हूँ 10 मेरा यहीं कहीं है, इसके नीचे है।
ये मेरा 10 है जो वो मेरा 11 के नीचे है, ठीक है। अभी मैं क्या मान रहा हूँ इसके बाद, ये मान रहा हूँ मेरा डे 3 क्या है, वो है 15 पे। सो ये रहा मेरा 15, ठीक है। मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको एक ही कलर दिखेगा। सो ये रहा मेरा 15, ठीक है, डे 3। उसके बाद डे 4 क्या है, वो है 13। डे 4 क्या है, 13। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13। फिर डे 5 क्या है मेरा, वो है 11, ठीक है, ये रहा मेरा 11। डे 6 क्या है मेरा, 14, ठीक है, 14। और यहाँ पे मेरा है डे 17, डे 7 कितना है, वो है मेरा 16, ठीक है। तो ये है मेरा एक डेटा, टाइम सीरीज डेटा। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो मेरा कुछ ऐसे ऐसे जाएगा ये डेटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक टाइम सीरीज डेटा जो कि मैंने बनाया है, जो कि मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। अभी गाइस क्या करना है, इसका अपन को मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, और मैं बोलूँ तो सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस डेटा का। सो अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस डेटा का, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे विंडो साइज डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद मुझे उसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले ये विंडो साइज क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज व्हाट इज विंडो साइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज अ विंडो साइज। सो विंडो साइज क्या होता है, एक होता है लाइक टाइम पीरियड्स अपन को डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पीरियड के लिए आपको डेटा, उस डेटा का, उस वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे, ओके। अगर मैं लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा विंडो साइज इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने क्या लिखा, विंडो साइज इक्वल टू 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री थ्री डेज का विंडो साइज लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को 3 3 डेज लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एडजस्टेंट, वो भी एडजस्टेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो पहले मुझे डे फर्स्ट, डे 2 एंड डे 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा हो गया ये फर्स्ट विंडो, राइट। मीन्स मेरा विंडो साइज कितना है, 3, मतलब मैं 3 डेटा पॉइंट्स ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं 3 डेटा पॉइंट्स लूंगा ओवर द टाइम, ओवर हियर, ठीक है। नाउ अगले 3 डेटा पॉइंट्स सेलेक्ट करूंगा, फिर अगले 3 डेटा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर अगले 3 डेटा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 3 डेटा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 3 का मैंने वो बना लिया है विंडो, एंड मैं उसी विंडो का मीन कैलकुलेट कर रहा हूं। समझे आप क्या, नहीं समझे, ठीक है। तो ये मेरा डेटा है। तो अगर मैं पहला विंडो लेता हूं, ठीक है ना, ओके। तो अगर मैं पहला कैलकुलेट करता हूं, राइट। सो मेरा फर्स्ट एवरेज होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट एवरेज फॉर द 3 विंडो, राइट। सो वो होगा मेरा डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 डिवाइडेड बाय 3। अभी जो मेरा सेकंड एवरेज होगा वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड एवरेज वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 एंड डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो ऐसे ही चीज चलता जाएगा, राइट। सो अगर मेरा थर्ड एवरेज मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा गाइस, टेल मी। वो होगा मेरा डे 3 डे 4 डे 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। क्योंकि विंडो साइज मेरा 3 है, अगर मेरा 2 होता तो मैं क्या करता, डे 1 डे 2 ही लेता, फिर डे 2 डे 3 लेता, ऐसे ऐसे करके मैं चलता जाता, ठीक है। जो मेरा फोर्थ एवरेज होगा वो मेरा क्या होगा, वो होगा डे 4 प्लस डे 5 प्लस डे 6 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और जो मेरा फिफ्थ एवरेज होगा वो क्या होगा, वो होगा डे 5 डे 6 प्लस डे 7, राइट। एंड इसको मैं डिवाइड करूंगा कई से, 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अभी आपको समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो साइज का मीनिंग क्या होता है। तो मैं कोई भी विंडो साइज ले सकता हूँ, मतलब ओवर द टाइम मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है और उसके अंदर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही मेरा होता है विंडो साइज। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सारे पॉइंट्स लेता जाता हूँ, वन बाय वन में सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करता जाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है मेरा 10 12 15। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 12 15 डिवाइड बाई 3। जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो क्या है, 12 15 13। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 15 13, ठीक है। और यहाँ दे देता हूँ मैं 3 से डिवाइड, ठीक है, ये 3 है, ओके। ये इसके बाद में क्या करता हूँ, 15 13 11, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेक्स्ट विंडो। सो 15 13
प्लस 11 डिवाइड बाई 3। जो मेरा चौथा विंडो है उसमें क्या करता हूँ, 13 11 14, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 13 11 14, और मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। और जो मेरा लास्ट है वो है मेरा 11 14 16, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 14 और 16। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है डिवाइड बाई 3। तो अभी क्या करते हैं गाइस, अपन इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना कितना होगा, वैल्यूज क्या आएगा इसका। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 11 12 13 को, 11 12 15 को, ठीक है, सॉरी पहला वाला है मेरा 10 12 15 को, 10 प्लस 12 प्लस 15, तो इसका जो डिवीजन आएगा वो आएगा ना 12.33। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12.33। 12 15 13 का डिवीजन क्या आएगा, सो मैं लिख देता हूँ 12 15 13 का डिवीजन। ओके, सो ये है मेरा 12 प्लस 15 प्लस 13, इसका जो डिवीजन आएगा वो आएगा डिवाइड बाई 3, 13.33। ठीक है, ये मेरा आ गया 13.33। ऐसे ही मैं सारा उसका कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो 15 13 11 का क्या होगा, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में। सो 15, ठीक है, ये होगा मेरा 13 प्लस 11। ठीक है, और इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसको मैं करूंगा 3 से डिवाइड, तो ये आ गया मेरा 13। ठीक है, अभी मेरे दो और बचे हुए हैं, तो 13 11 14 बचा हुआ है मेरा। तो 13 प्लस 11 प्लस 14, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये मेरा आ जाएगा 12.66। ठीक है, 12.66। और लास्ट वाला है मेरा 11 14 16, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 11 को करता हूँ, 14 को लेता हूँ, ठीक है, और 16 को लेता हूँ। तो यहाँ पे तीन वैल्यू लिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ गया मेरा 13.66। ठीक है, तो ये मेरे 5 वैल्यूज आ गए। अभी गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारे वैल्यूज को प्लेस करके देखना है। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, 12.13 13। वॉट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ सारे उसको वैल्यूज को, तो मुझे क्या होगा, प्लॉट करने में इजी होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 13 12.16, 13 12.16, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 13.16। ठीक है, 13.16। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ मेरे ग्राफ में। सो 12 कहाँ पर होगा, ये होगा अराउंड यहाँ पे 12.13 13। ठीक है, 12.33, सो ये होगा अराउंड यहाँ पे, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा यहाँ पे पहला पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मेरा होगा 13.33, ये मेरा होगा कहाँ पे, ये होगा मेरा अराउंड यहाँ पे, है ना। तो 13.33, तो मेरा मान लेता हूँ ये मेरा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद होगा मेरा 13, सो 13 मेरा यहीं कहीं होगा आसपास, राइट। उसके बाद होगा मेरा 12.66, सो 12.66 भी मेरा यही होगा आसपास। ठीक है, और उसके बाद होगा मेरा 13.66, 13.66 भी यही होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन अगर मैं इसको मिलाऊंगा इस लाइन को, तो ये जो सारी वैल्यू है वो मैं एवरेज के फॉर्म में और स्मूथ डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने डेटा को स्मूथ कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इजीली बता पा रहा हूँ पैटर्न को। ठीक है, तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये डेटा सेट बहुत छोटा था, तो लेट से मेरा एक टाइम सीरीज है ऐसा, मैं आपको एक टाइम सीरीज ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, तो वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट से मेरा एक टाइम सीरीज है ऐसा जो मैंने की ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस देखो, इस जो ये जो टाइम सीरीज है इसमें सीजन है, इसमें ट्रेड है, इसमें पूरा एक साइकिलिक पैटर्न है, इसमें नॉइस है, एरर है। तो इस टाइप के डेटा से, इस टाइप के टाइम सीरीज से हम कैसे इंसाइट को निकाल सकते हैं, हम कैसे अपने इंसाइट को फाइंड कर सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग है मूविंग एवरेज। आप क्या करो, एक स्पेसिफिक विंडो टाइम ले लो, आप जितना बड़ा विंडो टाइम लोगे उतना स्मूथ आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे विंडो साइज लिया 3 इस डेटा पर, तो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा जाएगा। अगर मैंने विंडो साइज लिया, लेट से मैंने विंडो साइज कितना लिया, मैंने विंडो साइज लिया 12, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा सकता है, इस तरीके से जा सकता है, यहाँ पे ऐसे जा सकता है मेरा ग्राफ सीधा। ठीक है, तो जितना आप विंडो साइज बड़ा लोगे उतना आपका ग्राफ स्मूथ होगा। और स्मूथनिंग, ठीक है, ग्राफ को स्मूथ करने के, डेटा को स्मूथ करने के क्या क्या बेनिफिट है, चलिए मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक सारे पॉइंट्स लिखूंगा तो आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी गाइस समझ आया मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मूविंग एवरेज का मीनिंग क्या होता है। मूविंग एवरेज मतलब होता है डेटा को स्मूथ करना। ठीक है, डेटा को स्मूथ करके विजुलाइज करना और डेटा को स्मूथ करके उसमें से पैटर्न को फाइंड करना। ठीक है, यही इसका प्राइमरी यूज होता है। राइट, अपन एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके मूविंग एवरेज मॉडल वाला, बट वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
यहाँ पे मूविंग एवरेज का सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे अपन एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और वो एवरेज मूव कर रहा है। मूव कर रहा है किस पे? मूव कर रहा है टाइम विंडो पे, टाइम होराइजन पे, ओके, तो टाइम एक्सिस पे। शायद अभी आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो अभी अपन बात करते हैं स्मूथनिंग का, कि अपन स्मूथनिंग क्यों करते हैं और उसका जरूरी क्या है। आई थिंक उसका उसका नीड क्या है और उसको करना जरूरी है कि नहीं है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा स्मूथनिंग का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मूथनिंग, स्मूथनिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो देखो स्मूथनिंग अपन कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी कैन डू स्मूथ, वी कैन वी कैन डू वी कैन डू smoothing smoothing of the data, smoothing of the data. We can do smoothing of the data by the moving average, right? By the moving average. मतलब अगर मेरे पास डेटा है तो मैं उसका मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, तब वो एवरेज होगा और इट विल बी मूविंग, मूविंग बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन टाइम विंडो, ठीक है। समझ आ गया अभी आपको, राइट। सो वो होगा टाइम विंडो पे, क्या होगा होगा टाइम विंडो पे वो आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अभी इसके कुछ फायदे हैं, तो पहला तो फायदा मैं लिख देता हूँ। जो कि पहला फायदा है अपना स्मूथ करने का, वो होता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कि आखिरकार मेरे डेटा का क्या पैटर्न है, ठीक है ना, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए। जो दूसरा होता है वो होता है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे डेटा का ट्रेंड पता करने के लिए, ट्रेंड ऑफ द डेटा, ठीक है। जो तीसरा होता है वो होता है रिड्यूस द आउटलायर इफेक्ट, द आउटलायर इफेक्ट, ओके। जो आउटलायर का इफेक्ट है वो अपन हटा देते हैं डेटा में से प्रॉपरली। जो चौथा पॉइंट है वो मैं लिख सकता हूँ, ये वी वी कैन यूज इट फॉर एनहेंसिंग द विजुअलाइजेशन। मतलब जो डेटा देखो, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स डेटा है अप एंड डाउन वाला, राइट। अभी इसमें मुझे ज्यादा समझ आ रहा है कि अगर मैं एक सीधा लाइन खींचूंगा और मैं अपने डेटा को स्मूथ करूंगा, वो मुझे ज्यादा समझ आ रहा है। डेफिनेटली मुझे वही डेटा समझ आ रहा है जो कि मैंने स्मूथ किया हुआ है। वहां पे मुझे अच्छे से दिख पा रहा है कि कहाँ पे मेरा डेटा लैग कर रहा है, कहाँ पे मेरा डेटा डाउन हो रहा है, कहाँ पे अप हो रहा है, क्लियरली मुझे विजिबल है वो चीज। लेकिन इस तरीके के कॉम्प्लेक्स डेटा में है, ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आपको मे बी उससे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अपना एक डेटा है, मैं आपको अभी एक ग्राफ देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझिए आप कि मेरे पास ये एक ऐसा डेटा है, ठीक है। मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे बताइएगा गाइस, यहाँ पे इस डेटा को देख के, ठीक है, आप इसमें से कुछ निकाल पाएंगे, आप इसमें से कुछ पढ़ पाएंगे? जब तक आपको रियली डेटा के बारे में ना पता हो, आप कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, क्या करता हूँ, इसी डेटा में क्या कर देता हूँ, एक स्मूथ कर्व कर्व बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसा। तो अभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा इस कर्व को देख के, स्मूथ वाले कर्व को देख के। ये स्ट्रेट हो गया है, मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, ठीक है। स्मूथ वाले कर्व को देख के आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मेरा डेटा का पैटर्न क्या है, वो कहाँ पर लैग हो रहा है, इस पॉइंट पर लैग हो रहा है, इस पॉइंट पर लैग हो रहा है, और इस पॉइंट पर लैग हो रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो डेटा ऐसा मिलेगा आपको, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और उसमें से आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, उसमें से आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, सीजन आपको देखना है, लैग देखना है आपको, ठीक है ना, आपको रिड्यूसिंग द, आपको देखना है कि आउटलायर थे वहां पे हम कितना आउटलायर को घटा पा रहे हैं, वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे डेटा को, तो ये भी पॉइंट्स होगा, एनहेंसिंग द विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया। और अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो गाइस टेल मी वो क्या होगा, बताइए गाइस। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो क्या हो सकता है। सो मेरा पांचवा पॉइंट होगा यहाँ पे कि वी आर मेकिंग डेटा, वी आर मेकिंग मेकिंग डेटा मोर मैनेजेबल। मतलब मैं अपने डेटा को काफी मैनेजेबल बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, ट्रेंड को देख सकता हूँ, ट्रेंड ऑफ द डेटा देख सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ आउटलायर इफेक्ट को, एनहांस कर सकता हूँ विजुअलाइजेशन को, और मैं अपने डेटा को मोर मैनेज कर सकता हूँ, अपने डेटा को काफी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। मे बी अभी आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ आ गई होगी और आपको समझ आ गया है कि स्मूथनिंग क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के काफी सारे तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका है सिंपल मूविंग एवरेज। अभी दो हम डिस्कस करना बाकी है। तो जो दूसरा तरीका है वो कहलाता है कम्युलेटिव मूविंग एवरेज। क्या कहलाता है वो? कम्युलेटिव मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो दूसरा टेक्निक है वो है कम्युलेटिव कम्युलेटिव मूविंग, ओके, मूविंग एवरेज। सो कम्युलेटिव मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो पहले बात तो ना आप ये मूविंग यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, मूविंग अपन समझेंगे बाद में। पहले अपन फोकस करते हैं ये एवरेज वाले पार्ट पे, और फोकस करते हैं ये कम्युलेटिव पे कि कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि एक डेटा ले लेता हूँ, एक छोटा सा डेटा सेट ले लेता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि कम्युलेटिव मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरा डेटा है ये फर्स्ट डे का डेटा है मेरा 10। ओके, मैं जस्ट एक डमी डेटा सेट ले रहा हूँ, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है गाइस कि ये मैंने डेटा कहाँ से लिया, क्यों लिया। इतना ज्यादा मत सोचिएगा, बस आप समझिएगा कि मैं एक डेटा ले रहा हूँ जो कि एक डमी डेटा है। सो मेरे ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, 10 12 15 13। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक 11 14 16। ठीक है, तो ये आगे के डेटा पॉइंट्स भी लिख देता हूँ मैं, डे 6 के 14 एंड डे 7 के लिख देता हूँ 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक डेटा सेट हो गया। तो अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल है, मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स लूंगा। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स लूंगा यहाँ पे। अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं सारे पॉइंट लूंगा एंड मैं क्या करूंगा, उसको एड ऑन करके उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पॉइंट से। ठीक है, तो पहले तो मैं समीशन करूंगा इसका, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 7 से। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सिंपल एवरेज। अगर मेरे को मूविंग एवरेज लेना है तो मूविंग एवरेज मीन सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है गाइस, जब भी मैं मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ ना, मैं सिंपल मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SMA। आप समटाइम्स आप ये भी जुड़ेंगे, आप ये भी देखेंगे कि इसको सिंपल मूविंग एवरेज को SMA बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर सिंपल मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, विंडोज साइज डिसाइड करूंगा पहले। सो लेट से मेरा विंडोज साइज है कितना, मेरा विंडोज साइज है लेट से आई वुड से 3। ठीक है, तो मैं 3 का विंडो लेता जाऊंगा और मैं अपना मूविंग एवरेज और मैं अपना एवरेज कैलकुलेट करता जाऊंगा। तो वो एवरेज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा टाइम होराइजन पे। ठीक है, मूव करेगा टाइम होराइजन पे, टाइम होराइजन, टाइम एक्सिस, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, अभी बात करते हैं कम्युलेटिव मूविंग एवरेज की। तो ये कम्युलेटिव मूविंग एवरेज क्या होता है? सो गाइस, कम्युलेटिव मूविंग एवरेज पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कम्युलेटिव मूविंग एवरेज, राइट, और कम्युलेटिव एवरेज, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कम्युलेटिव मूविंग एवरेज में CMA। तो देखो गाइस, कम्युलेटिव एवरेज क्या होता है? कम्युलेटिव एवरेज होता है कि उसमें अपन क्या करते हैं कि जो जो भी अपने पास डेटा पॉइंट है, लेट से मैं बात करता हूँ यहाँ पे डे 10, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले क्लोन कर लेता हूँ, और इसको नए आपको पेज पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ उस डेटा का। ठीक है, सो CMA का, राइट। तो देखो ये मेरे पास भी डेटा है। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं एक और लाइन यहाँ पे खींच दूंगा। ठीक है, और मैं एक और अपना बॉक्स बनाता हूँ इसको लेके। ठीक है, तो ये मैंने अपना लाइन खींच दिया। अब देखो गाइस क्या होता है कि लेट से मैं बात कर रहा हूँ कम्युलेटिव मूविंग एवरेज टिल डेट 1, ओके, और डे 1। सो क्या होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, 10 ही रहेगा, राइट। अगर मैं बात करता हूं कम्युलेटिव मूविंग एवरेज डे 2, तो उसमें हम क्या करते हैं, डे 1 का प्लस डे 2 का एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कम्युलेटिव एवरेज डे 3, ठीक है, कम्युलेटिव एवरेज डे 3, तो उसमें मैं क्या करता हूं, डे 1 का, डे 2 का एंड डे 3 तीनों का मिला के एवरेज कैलकुलेट करता हूं। अगर मैं बात करता हूं कम्युलेटिव एवरेज डे 4 का, तो उसमें मैं क्या करता हूं, D1 का, D2 का, D3 का, D4 का, मैं सबका एवरेज कैलकुलेट करता हूं। तो अभी तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कम्युलेटिव एवरेज का मीनिंग होता है डिवाइडिंग द सम, ओके सॉरी, कम्युलेटिव एवरेज का मीनिंग होता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट अप टू द गिवन टाइम स्टेप, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एक डेफिनेशन, एंड मैं ये भी करता हूँ कि ये डेटा थोड़ा सा मैसी लग रहा है। ठीक है, तो इसको तो पहले से अपन अच्छे से डिजाइन करते हैं, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, तो जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज का। एंड गाइस, ये कॉन्सेप्ट हैं जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं
एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आप जो एंड टू एंड यूज केस परफॉर्म करेंगे जो टाइम सीरीज का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले मैं अपने इरेजर का साइज बढ़ा लेता हूँ और मैं उसके बाद फाइनली आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो अच्छा ठीक है, मैं इसको पूरा ही कैलकुलेट कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं गाइस, एक डेटा सेट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं डेटा सेट लिख लेता हूँ। लेट्स से मेरा डेटा है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। और डेटा पॉइंट है वो क्या है, वो है 10, 12, 15, 13, 11, 14, 16। ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, तो अभी मैं एक लाइन खींच देता हूँ अच्छा सा, और मैं यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसका कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो गाइस देखो, जो फर्स्ट डे है उसका कम्युलेटिव एवरेज क्या होगा, उसका सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई इसके पहले डेटा पॉइंट नहीं है ना। ठीक है, तो क्या रहेगा, कम्युलेटिव एवरेज इसका 10 ही रहेगा। इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। इसका क्या रहेगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाई 3। इसका रहेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसका रहेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइडेड बाई 5। इसका D1 से लेके D6 तक डिवाइड बाई 6। इसका रहेगा D1 से लेके D7 तक डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा इसका, मैं बोलूंगा यहाँ पे फाइंड find the average, find the average, find the average of all the data points, all the data points, okay, all the data points up to the given time stamp। ठीक है, टाइम स्टैम्प का क्या मीनिंग होता है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एवरेज को फाइंड कर रहा हूं अप टू ऑल द डेटा पॉइंट वॉट एवर टाइम स्टैम्प लाइक दे हैव गिवन टू मी, अप टू दैट आई एम लाइक कैलकुलेटिंग द एवरेज, राइट। अगर मैं बोलता हूं D8 तक, तो आपको D8 तक टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कम्युलेटिव एवरेज। अभी इसके क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जो पहला बेनिफिट है वो क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जो पहला बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा इसका कम्युलेटिव एवरेज का, सो पहला जो बेनिफिट मैं लिखता हूं, इट विल गिव यू द एक्सपोनेंशियली ट्रेड। ठीक है, सो इट विल गिव यू इट विल गिव यू द इट विल गिव यू द एक्सपोनेंशियल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ट्रेंड मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और जो दूसरा है, वो दूसरा क्या है, इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, इट इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म डेटा। आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा है, आपके पास बहुत ज्यादा हिस्ट्री है डेटा का, टाइम सीरीज का, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है। मैं जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करूंगा टाइम सीरीज का, बट अभी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये भी एक एवरेज होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाता है गाइस कम्युलेटिव मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा आपको डिटेल बता दिया है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिख दिया है, और ऐसे ही इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड अपन इसको देखेंगे पाइथन में भी, अपन इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, एंड प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये लगता कैसा है एक्चुअली में। ठीक है, ये मैं आपको 2 सेशन के बाद बताऊंगा, 2 वीडियोस के बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेरा एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सो आप इसको दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो पहला होगा एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कई जगह पे। इसको आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है,
अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो इसमें क्या करते हैं अपन कि रीसेंट जो डेटा पॉइंट होता है, जो रीसेंट रीसेंट और इमीडिएट रीसेंट और जो इमीडिएट डेटा पॉइंट होता है, ओके, वी गिव मोर वेटेज, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। सो वी गिव वी गिव more weightage more weightage okay, weightage to the we give more weightage to the recent data point, और we give more weightage to the, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, give more weightage give more weightage to the recent time stamp। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी रीसेंट टाइम स्टैम्प होता है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये सारा मेरा डेटा पॉइंट्स है। सो मेरा ये जो पुराना डेटा पॉइंट है इसको, ठीक है, मैं कम वेटेज दूंगा, लेस वेटेज दूंगा, और जो मेरा न्यू डेटा पॉइंट है, ओके, डे 5 वाला, इसको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। ठीक है, ये इसलिए करते हैं अपन क्योंकि अपन इस इफेक्ट को, जो लेटेस्ट इफेक्ट है, इसको सस्टेन कर पाए। ठीक है ना, सो इस इफेक्ट को अपन सस्टेन कर पाए और अपना जो एनालिसिस हो वो परफेक्ट हो। ठीक है ना, तो इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। अभी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ इसका। सो इसका फॉर्मूला जो होता है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वी टी मतलब होता है एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से। या यहाँ पे अपन एक टर्म लेते हैं बीटा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, T-1 मतलब प्रीवियस वाला वेटेड एवरेज लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इस पर 1 - बीटा से 1 - बीटा लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं थीटा टी। थीटा टी मीन्स होता है वो टी पॉइंट पे, टी टाइम पे, ओके, टी टाइम पे उसका वैल्यू क्या है, पॉइंट का वैल्यू क्या है। देखो ये तो हो गया टी टाइम पे वेटेड मूविंग एवरेज, दिस वीटी। ठीक है, ये हो गया वेटेड मूविंग एवरेज। ओके, मैं लिख देता हूं EMA और EWMA, EWMA, MEWMA, टी टाइम, एट टी टाइम। ठीक है, ये अपना हो गया EMA एट प्रीवियस टाइम। ठीक है, प्रीवियस टाइम, दैट इज T-1, राइट। बीटा अपना होता है, ये होता है अपना एक वैल्यू होता है, ओके, जो वैल्यू का मीनिंग होता है बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 के 1 में एक वैल्यू लेते हैं, वैल्यू डिसाइड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। ओके, इसी के बेसिस पे अपन बताते हैं कि अपन कितना प्रीवियस जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 days, 5 days, 10 days। ठीक है, और ये होता है अपना करंट टाइम स्टैम्प, मतलब टी टाइम स्टैम्प पे करंट टाइम स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, तो D1 पे, D2 पे, D3 पे, यही कहलाता है वो करंट टाइम स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ सिंपल सा, तो आपको बेटर आइडिया होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, सो लेट से मेरा D1 है 25, मेरा D2 है लेट से 13, और मेरा D3 है लेट से 17, एंड मेरा D4 है लेट से 31, ओके, एंड मेरा D5 है 43। सो ये मेरा क्या है, कुछ डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, D1 पे, D2 पे, D1 D2 क्या है, ये मेरा डेज है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इन डे के बेसिस पे, ठीक है, तो देखिए जो पहला है V0 है, मतलब जीरो पे, जीरो टाइम पे कितना होगा, जीरो टाइम पे बताइए कितना होगा V0 पे, तो जीरो ही होगा ना, कुछ नहीं है, राइट। जीरो पे क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं आया है, मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पे एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज जीरो ही होगा। जब V1 पे कैलकुलेट करेंगे तो V1 पे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले अपन क्या लेंगे, V0 का वैल्यू लेंगे, मतलब पुराना वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अपन क्या लेंगे, यहाँ पर 0.1 लेंगे और 13 लेंगे। 13 क्या होता है, देखो ये होता है, ये वाला पॉइंट है। देखो पहले वाले के लिए क्या है, पहले वाले के लिए तो जीरो ही है। ठीक है ना, अभी जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा अपना टाइम स्टैम्प है, उसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मुझे बीटा का वैल्यू डालना है। तो मैंने आपको बताया था बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है
बीटा का वैल्यू का रेंज होता है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अपन क्या करते हैं इसमें 0.9 सिलेक्ट करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप ज्यादातर यही सिलेक्ट करेंगे, रिसर्चर ने यही बताया हुआ है, ठीक है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा तक प्रीवियस इफेक्ट कैप्चर कर पाएंगे। ओके, आप इतना समझिए बस, राइट। सो पहले मैं यहाँ क्या रखूंगा, यहाँ पे होगा बीटा, ओके बीटा, एंड यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस, अगर बीटा मेरा 0.9 है तो 1 माइनस बीटा कितना होगा मेरा, बताइए, ये होगा 0.1। तो यहाँ पर मैंने सेमी तो लिखा हुआ है, और ये मेरा क्या है, करंट उस पर dt, ये है टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प पे मेरा वैल्यू है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा क्या आएगा बताइए, 0.9 इंटू 0 प्लस 0.3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1.3, ठीक है। तो मेरा जो वेटेड मूविंग एवरेज आएगा वो आएगा 1.3 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। जो V0 पे मेरा इतना था, V1 पे मेरा इतना है, V2 पे कैलकुलेट करना है, V2 पे भी कर सकते हैं आप कैलकुलेट, ठीक है। मैं V2 पे करके बता देता हूँ आपको। V2 पे देखो क्या होगा, ये मेरा बीटा हो गया 0.9, ठीक है। अभी मेरा V1 पे क्या है, ये मेरा V1 पे 1.3, ठीक है, 1.3 आया ना मेरा। उसके बाद ये मेरा होगा 0.1, और जो करंट टाइम स्टैम्प मेरा क्या है, उसका वैल्यू है मेरा 17। सो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वो आपको बता देगा, ठीक है ना, वो आपको V2 पे एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज दे देगा। और ये सारा चीज जो अपन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपन अपने टाइम सीरीज में, लेट्स से ये मेरा टाइम सीरीज है, इसमें मैं पैटर्न अपना फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसको मैं बेटर वे में विजुलाइज करना चाहता हूँ, और इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ। समझ आया कि नहीं आया गाइस, ठीक है। तो गाइस इस आज के लाइक लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, और स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी क्यों किया जाता है, और उसके लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे अरीमा मॉडल को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। एंड फाइनली अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जो भी अपन ने पढ़ा है उस सारी चीजों को अपन पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।